ऐसे दौर में जब रूस और यूक्रेन के बीच में 2.5 साल से वॉर चल रही है, प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचने वाले हैं, ये कितना बड़ा कदम हो सकता है भारत के लिए और कैसे फायदेमंद हो सकता है? देखिए, यात्रा का इम्पैक्ट ये रहेगा कि अगर दोनों देशों के बीच में हॉटलाइन हो जाए तो कम से कम भारत ये सुनिश्चित कर पाएगा कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाली है। ये अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनिश्चित कर देते हैं तो ये मानवता के लिहाज से सबसे बड़ी विजय होगी। चौथी बार शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की धरती पे कीव में पहली बार, जब से यूक्रेन आजाद हुआ है 1991 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री। तो 30 सालों। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रोमिता और मेरे साथ है हमारे सहयोगी राहुल डबास। और आज हम राहुल बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा को लेकर। हालांकि वो भी पोलैंड में हैं और यूक्रेन के लिए शाम को वो रवाना होने वाले हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट यूक्रेन में होने वाली प्रधानमंत्री की यात्रा होने वाली है, इससे रूस और यूक्रेन के युद्ध पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि रूस, जिससे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, ऐतिहासिक हैं, भारत और रूस के संबंधों पर इसका असर किस तरीके से होगा। तो राहुल, सबसे पहले मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूँगी। जब ये युद्ध शुरू हुआ था रूस और यूक्रेन का, उस वक्त भी भारत की भूमिका को लेकर बात की जा रही थी। आपने तो 2022 में जब ये युद्ध शुरू हुआ तब दोनों ही जगहों पर अच्छी रिपोर्टिंग की, ग्राउंड जीरो से आप हमें अपडेट्स दे रहे थे। आप ये बताइए कि ऐसे दौर में जब रूस और यूक्रेन के बीच में 2.5 साल से वॉर चल रही है, प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचने वाले हैं, ये कितना बड़ा कदम हो सकता है भारत के लिए और कैसे फायदेमंद हो सकता है? देखिए, अगर फायदे की बात करें तो फायदे दो लिहाज से है। पहला तो अभी पोलैंड में है, तो पोलैंड और इंडिया का फायदा कैसे है और इंडिया और यूक्रेन आगे बढ़कर किस तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले अगर पोलैंड और इंडिया की बात करें, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। ब्रिटेन अलग से कोशिश कर रहा है ब्रेग्जिट के बाद। और भारत और पोलैंड के व्यापार की बात करें, $6.25 बिलियन के आसपास है और ट्रेड सरप्लस में इंडिया है। लगभग $3.9 बिलियन इंडिया एक्सपोर्ट करता है। तो निश्चित तौर से इंडिया के लिए अच्छा खासा मार्केट है पोलैंड। इंडियंस काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं और इंडिया के लिए गेटवे बनने की कोशिश फ्रांस और पोलैंड, जर्मनी के साथ तीनों कर रहे हैं। और अगर यूरोप की बात करें, 9वां सबसे बड़ा देश है। तो पोलैंड के साथ जिस तरीके से भारत के पुराने संबंध रहे हैं, क्योंकि आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, कुछ घंटे पहले वो युद्ध स्मारक भी गए थे। वो युद्ध स्मारक जहाँ पर भारतीय जो जवान थे, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पोलैंड के लिए शहादत दी थी, उनके लिए वो लड़े थे। और भारतीय 2 रजवाड़ों ने लगभग 10,000 से ज़्यादा पोलैंड के उस टाइम महिलाएं और बच्चों को बचाया था। तो इंडिया और पोलैंड के जो संबंध हैं वो पुराने हैं और कभी भी इंडिया अगर मदद पहुंचाना चाहेगा, चाहे वो ह्यूमन एड भी हो यूक्रेन तक, तो वो निश्चित तौर से पोलैंड के रास्ते ही लवीव और लुब्लिन, दोनों बड़े शहर हैं, उसके बीच से ही पहुंच पाएगी। उसके बाद आपने जिक्र किया यूक्रेन का। यूक्रेन और इंडिया के कोई बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन नहीं है जब हम डिफेंस की बात करते हैं, क्योंकि डीप रिलेशन तो इंडिया के हैं और इंडिया के अलावा रशिया के हैं। लेकिन हमारी कई ऐसी सबमरीन्स हैं, कई ऐसे युद्धपोत हैं जिसके लिए जो टरबाइन इंजन है, गैस से चलने वाला टरबाइन इंजन, वो अभी भी ऑर्डर प्लेस किए गए हैं और वो अभी भी यूक्रेन में ज़ेपोरिजिया के आसपास बन रहा था। ज़ेपोरिजिया वही जगह है जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट था और अब वो रूस के कब्जे में है। तो क्या इंडिया को फ़ायदा होगा यूक्रेन से? हालांकि यूक्रेन तो ये सोच के बैठा है कि आप हमें $1 बिलियन, $2 बिलियन जितने मर्जी दे दीजिए। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भाई $500 बिलियन की कम से कम ज़रूरत है जो शहर बर्बाद हो गए उन्हें बनाने के लिए। भारत से निश्चित तौर पर 500 तो नहीं आएंगे, लेकिन जितनी मदद जिस फ्रेमवर्क में मदद कर सके वो चाहेगा। जेलेंस्की की बात, भारत ये चाहेगा कि क्या हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात कर सकते हैं गैस टरबाइन इंजन्स के लिए, जो हमारी नेवी के लिए ज़रूरत है। वर्ल्ड मीडिया, खासतौर पे यूएस की बात करें, वो चाहेंगे कि क्या भारत एक मीडिएटर की तरह से काम कर सकता है पुतिन के बीच में और जेलेंस्की के बीच में। हालांकि एस जयशंकर ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हम सिर्फ जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो स्थापित कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम मीडिएटर नहीं बनेंगे, क्योंकि इससे पहले टर्की कोशिश कर चुका है, कुछ नहीं हुआ, कतर कोशिश कर चुका है, कुछ नहीं हुआ, चाइना भी कोशिश कर चुका है। तो इंडिया फिलहाल उस स्थिति में जाने के लिए तैयार नहीं है। तो युद्ध पर तो फिलहाल हम कोई सीधा असर नहीं कह सकते हैं कि देखने के लिए मिलेगा। लेकिन क्या ये भी सच है राहुल कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग हुई है उसके बाद कई ऐसे रक्षा क्षेत्र के अगर उपकरणों की बात करें या उन कंपनीज की बात करें, वो अब सारी यूक्रेन के पास चली गई है और अब भारत ये चाहता है कि यूक्रेन के साथ डिफेंस के सेक्टर में हम अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाएं। क्या इस बात में सच्चाई? देखिए, यूक्रेन के पास डिफेंस सेक्टर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ था लगभग 7 महीने तक, फरवरी से लेकर के और
अगस्त के बीच में काफ़ी टाइम में वहाँ पर रहा, और उस टाइम नाटो की वॉर ड्रिल चल रही थी 2022 में, और ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। तो वहाँ भी मैं रहा, तो वहाँ जितने इक्विपमेंट्स हैं या तो वो सोवियत एरा के पुराने हैं, या फिर यूक्रेन के जो हथियार हैं वो F-16 की बात हो, बाकी जो थार उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो सारा इंपोर्टेड है यूरोपियन यूनियन से, नाटो से। खासतौर पे अगर अमेरिका की बात करें तो यूक्रेन के पास देने के लिए हमें कुछ नहीं है। लेकिन क्या हम रशिया पे दबाव बना सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक इंटरनेशनल चेस गेम है। ये मत भूलिए कि अब रशिया डिफेंस सप्लायर बन गया है पाकिस्तान का। जब हमने SU-30 MKI की डील की थी, तब से हमने कहा था कि 2016 तक कम से कम ये था कि रशिया कोई भी हथियार पाकिस्तान को नहीं बेचेगा, लेकिन रशिया पाकिस्तान को हथियार बेच रहा है। तो क्या हम रशिया पे दबाव डाल सकते हैं कि वो ऐसा ना करे? और इस PM के विजिट से पहले ही रशिया की तरफ से, क्योंकि ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसमें मीडिया भी बहुत बड़ा एंगल रहता है, दो चीज़ें हुई हैं। पहला ये कि रशिया ने हमें चेकमेट ऑफर किया है। SU-50 के बाद SU-75 5th जनरेशन का है, सबसे एडवांस है, लेकिन अभी तक उसने रशियन एयरफोर्स में भी शामिल नहीं हुआ, तो इंडियन एयरफोर्स एमका पे दाव लगाएगी, उस पर दाव नहीं लगाएगी। दूसरा, ये स्पुतनिक ने एक रिपोर्ट दी है। स्पुतनिक की रिपोर्ट कहती है, स्पुतनिक दरअसल जो नाम है ये रशिया के पहले स्पेसक्राफ्ट का हुआ करता था। उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है, और इलेक्शन के वक्त भी कहा गया था, कि अमेरिका की कोशिश है कि इंडिया के खास तौर पे हैदराबाद बेस्ड जो विपक्षी दल हैं उनके साथ लामबंद हुआ जाए, यानी मोदी सरकार को दबाव में डालने की कोशिश है। ये स्पुतनिक का वर्जन है, ये रशिया का वर्जन है। और ये दबाव अलग लिहाज से तब भी नज़र आता है जब जेलेंस्की का स्टेटमेंट आया था एक महीने पहले, जब ऑस्ट्रिया की और मॉस्को की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हुए थे कि सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र के नेता कैसे उस व्यक्ति के पास बैठ सकते हैं जिस पर हजारों लोगों की मृत्यु का आरोप है। तो निश्चित तौर से एक हाइब्रिड वॉरफेयर जिसमें मीडिया भी काम कर रहा है, और ये हाइब्रिड वॉरफेयर इस वक्त इसलिए खतरनाक हो गया है क्योंकि अब यूक्रेन की फोर्सेस भी कुर्स इलाके में है, यानी रशिया के अंदर लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका उनके कब्जे में है। कोशिश ये है कि वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट को भी, पावर प्लांट को भी अपने कब्जे में रखा जाए। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या गिव एंड टेक होगा? गिव एंड टेक जैसे 1965 की जंग में भारत पाकिस्तान में हुआ था, हमारी ज़मीन छोड़ दो, हम आपकी छोड़ देंगे। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़ैपोरोजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो यूक्रेन में आता है वो रशिया के कंट्रोल में है, और 40% जो सप्लाई है यूक्रेन के अंदर वो अकेली ज़ैपोरोजिया से होती थी। तो आप ज़ैपोरोजिया छोड़ दीजिए, ट्रंप के आने के बाद अगर ट्रंप संभावित रूप से जीते तो, और हम छोड़ देंगे क्रूज का न्यूक्लियर पावर प्लांट। लेकिन रशिया क्या उस टाइम पे न्यूक्स का इस्तेमाल कर सकता है? क्योंकि अब जो वॉर है ये ट्रंप के चुनाव से पहले, यानी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के चुनाव से पहले आने वाले 2 महीने में बहुत ज़्यादा इंटेंस होती हुई नजर आएगी, ज़बरदस्त होती हुई नजर आएगी। और जिस बयान का जिक्र यहाँ पर राहुल कर रहे हैं, जो जेलेंस्की की तरफ से दिया गया था, वो अभी 1.5 महीने पुराना ही है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी बात है नहीं। लेकिन राहुल, मैं यहाँ पे आपने बहुत सारे पॉइंट्स रखे, उसमें से ही मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो ये कि जब कोई भी देश किसी और देश के साथ अपने संबंधों को बढ़ाता है या वहाँ के दौरे पर जाता है, तो जाहिर तौर पर एक कूटनीतिक स्ट्रेटजी होती है जिस पर वो काम करता है। इस वक्त आप भारत की उस स्ट्रेटजी को कैसे देख रहे हैं? आपने जिक्र किया कि डिफेंस के नाम पर इस वक्त यूक्रेन के पास कुछ है नहीं, सिर्फ इंजन्स को छोड़ के। दबाव बनाने के अलावा और कोई एंगल हो सकता है जिससे भारत को अभी फायदा हो यूक्रेन से? देखिए, यूक्रेन मांगने वाला देश है, वो इंडिया को कुछ दे नहीं सकता। सिर्फ अगर हम गैस टरबाइन इंजन को छोड़ दें नेवी के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो सिर्फ लेकिन रूस पे दबाव बनाया जा रहा है, रूस पे दबाव बनाया जा रहा है और अमेरिका पे दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका पे दबाव इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक तरफ हम क्वाड में जुड़े हुए हैं, अगर ट्रंप आते हैं तो क्वाड और ज़्यादा शक्तिशाली होगा। अमेरिका से भारत को GE के इंजन्स मिलने थे जो हमें तेजस मार्क 1 में भी यूज़ करने थे, तेजस मार्क 2 में भी यूज़ करने थे। मार्क 1 के जो इंजन है 17 देने थे अमेरिका ने, 17 में से 2023 में एक भी नहीं मिले हैं, 2024 में सिर्फ 8 मिलने वाले हैं। भारत ने कहा है हमें कम से कम 24 इंजन चाहिए। तो जब अमेरिका की कंपनीज हमें इंजन नहीं दे पा रही है तो क्या वो चाहते हैं कि इंडिया की डिफेंस वीक हो जाए? क्या इंडियन एयरफोर्स जिसके पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए और 31 स्क्वाड्रन पे वो पहुंच गई है वो वीक हो जाए? तो अमेरिका को दबाव में डालने की कोशिश है। तो जो यूक्रेन का जोन है दरअसल ये यूक्रेन के लिए नहीं है भारत के लिहाज से, ये है अमेरिका पे दबाव डालने के लिए और साथ में रशिया पे दबाव डालने के लिए। जी
बिल्कुल, देखिए और जिस तरीके से ये मुलाकात होनी है इसके मायने भी बेहद खास हो जाते हैं। ये चौथी बार शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की धरती पे कीव में पहली बार, जब से यूक्रेन आज़ाद हुआ है 1991 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री। तो 30 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुंचा, आज़ादी के बाद पहली बार, यूक्रेन की आज़ादी के बाद पहली बार। तो ये अपने आप में देखिए कई मायनों में खास हो जाता है। तो जब दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री तो क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और उससे एक बड़ा मैसेज जो देने की कोशिश होगी वो क्या होगा राहुल? देखिए, प्रधानमंत्री जिस तरीके से पहले भी बोले हैं, अभी 15 अगस्त में, तब उन्होंने बोला था कि हम बुद्ध की बात करते हैं, युद्ध की बात नहीं करते। भारत पीस के साथ है, भारत वॉर के साथ नहीं है। 2 दिन के बाद यानी 23 के अगर कल की बात करें 23 तारीख को ही भारत का स्पेस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और स्पेस टेक्नोलॉजी यूक्रेन के पास ठीक ठाक है। तो क्या पुरानी सोवियत टेक्नोलॉजी से हम कुछ कर सकते हैं? जिस तरह से मैंने इंजन्स की बात की, इंडिया किस तरीके से मानवीय सहायता पहुंचा रहा है, क्योंकि भारत जब पोलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री तब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमने वैक्सीन मैत्री चलाई, हमने 150 देशों में वैक्सीन पहुंचाई, हम बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं, हम विश्व फार्मा है, विश्व की फार्मा भारत के पास है। तो क्या भारत कुछ मेडिकल सुविधाएं पहुंचाएगा, भारत दवाइयां पहुंचाएगा, भारत हथियार नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि 125 mm की ज़रूरत है, 150 mm मोटार की ज़रूरत है, शेल्स की ज़रूरत है, जो भारत के पास बड़ी संख्या में है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हथियार नहीं पहुंचाएगा, वो गोली नहीं पहुंचाएगा, वो वाली गोली पहुंचाएगा जो इंसान की जान नहीं लेती बल्कि इंसान की जान बचाती है। और यही प्रधानमंत्री का संदेश रहेगा कि पहुंचने के बाद। हालांकि दिलचस्प ये भी होगा कि लुब्लिन और लवीव के बीच में वो कैसे जाते हैं, ट्रेन से कैसे जाते हैं, क्योंकि हालांकि एक अंडरस्टैंडिंग रहती है। जब बोरिस जॉनसन गए थे, ब्रिटेन के उस वक्त प्रधानमंत्री थे, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति गए, तब भी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि उस वक्त कीव पे अटैक नहीं होगा। तो कीव सुरक्षित रहने वाला है प्रधानमंत्री के नाम पर ही सही आने वाले 24 घंटे तक। लेकिन किस रास्ते से जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, ज़ेलेंस्की उन्हें क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वो इंडिपेंडेंस स्क्वायर लेके जाएंगे, जिसे मैदान का इलाका कहा जाता है, क्योंकि हम वहीं पर ही रेंट पे रहते थे और वहाँ भी अटैक लगातार हो रहे थे। तो वो क्या शोकेश करना चाहते हैं, और जो शोकेश होगा वो इंटरनेशनल बिरादरी तक जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि अब तो आप एग्रेसर और सप्रेसर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्रेसर तो आप भी बन गए हैं, क्योंकि अब तो जंग रूस की धरती के अंदर चल रही है। बिल्कुल, तो और यूक्रेन ने जिस तरीके से अटैक किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले, क्योंकि इस अटैक के बाद ही प्रधानमंत्री का ये यूक्रेन दौरा रहने वाला है। राहुल, जिस तरीके से अब रूस और यूक्रेन वॉर की हम बात करें, भारत फिलहाल बहुत बड़ी भूमिका में इसमें नजर नहीं आएगा इस दौरे में, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस दौरान जब वो कीव के अलग अलग इलाकों में प्रधानमंत्री का दौरा करवाएंगे ज़ेलेंस्की, तो वो हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे उनकी तरफ से कितना नुकसान यूक्रेन को पहुंचाया गया है, रूस ने कितना नुकसान पहुंचाया है? देखिए, निश्चित तौर से, क्योंकि ज़ेलेंस्की की कोशिश ये रहती है कि वो विक्टिम कार्ड खेले। और मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताना चाहूँगा जो हमने खुद देखा था। हम लगभग 5 से लेकर 6 मार्च के आसपास हम कीव में मौजूद थे। 7 मार्च को यूक्रेन की फोर्सेस आगे बढ़ रही थी और रशियन फोर्सेस पीछे जा रही थी। यानी इरपिन, बूचा, होस्टमेल, ये तमाम 3 ऐसे बड़े डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पर फोर्सेस पीछे चली गई थी, और वहाँ हम जाते थे तो हमें सिविलियंस की डेड बॉडी नज़र आती थी, रशियन फोर्सेस की डेड बॉडी नज़र आती थी T-72 और T-90 टैंक्स के अंदर। और उन डेड बॉडीज़ को 4 दिनों तक ज़ेलेंस्की ने नहीं हटाया था। हालांकि एक वजह ये भी कि उस टाइम पे सब ज़ीरो टेम्परेचर था, यानी कोई स्मेल या बदबू वाला सीन नहीं था। लेकिन ज़ेलेंस्की की कोशिश ये रहती थी कि इंटरनेशनल मीडिया आए और दिखाए कि किस तरीके से मास ग्रेवयार्ड बन रहा है, किस तरीके से जो यूक्रेन के मासूम लोग हैं उन्हें मारा जा रहा है। तो वो विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर इंसान है ज़ेलेंस्की, क्योंकि खुद भी पहले खुद एक्टर रहे हैं, कॉमेडियन रहे हैं, उन्हें पता है कि कैमरे को कैसे फेस करना है, कैसे इंटरनेशनल नैरेटिव बनाना है। तो वो चीज़ वो जानते हैं और वही नैरेटिव पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री पहली चीज़ तो जो लग रहा है अभी तक वो ये नहीं कहेंगे कि हम बीच बचाव करेंगे, मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थता के हम खिलाफ रहे हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की बात होती है, कश्मीर को लेकर हम साफ बोलते थे अमेरिका को कि हम मध्यस्थता नहीं चाहते किसी बार वाले की। ये कह सकते हैं कि एक हॉटलाइन स्थापित की जाए मॉस्को और कीव के बीच में, उसमें इंडिया एक अच्छा रोल निभा सकता है। और कैसे ये युद्ध बढ़े नहीं, क्योंकि अब जो संभावना है वो ये है कि क्या बेलारूस भी युद्ध में शामिल हो जाएगा। बेलारूस ने अपने वेस्टर्न सेक्टर में 1/3 आर्मी डिप्लॉय कर दी है, तो क्या बेलारूस पे भी वैसे ही हमला होगा जैसे रूस पे हो रहा है?
दूसरा देश। तीसरे देश की बात करें, मालडोवा। मालडोवा के बिल्कुल पास में अकेली पोर्ट सिटी बची है ओडेसा, जो अभी भी ब्लैक सी में है और यूक्रेन के कंट्रोल में है। तो क्या दबाव कम करने के लिए मालडोवा में ऑलरेडी सेना मौजूद है पुतिन की, वो हमला करेगी नहीं करेगी? क्योंकि पुतिन फिलहाल रिलैक्स है, पुतिन को पता है कि नरेंद्र मोदी हमारे दोस्त हैं, वो कीव में अभी कुछ नहीं करना, और इसलिए वो खुद मॉस्को में नहीं है। जब हम बात कर रहे हैं तो पुतिन मॉस्को में नहीं है, वो अजरबैजान में है, और अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में कुछ डील कराने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा ग्लोबल एजेंडा है, और जैसे ही प्रधानमंत्री कीव से निकल जाएंगे तब आप कीव का हाल देख लीजिए, क्योंकि अब से ठीक 36 घंटे पहले एक बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है मॉस्को के अंदर। हालांकि S-300, 400, 500 ने उसे निष्क्रिय किया, लेकिन मॉस्को पर बड़ा ड्रोन अटैक करना साफ संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वो तब तक का पॉज है जब तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री कीव में मौजूद रहेंगे। और ये इस बात को भी झटका है ना राहुल कि आप युद्ध विराम की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप लगातार अटैक कर रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, चाहे रूस की तरफ से हो चाहे यूक्रेन की तरफ से हो, फिलहाल कोई शांति वार्ता या किसी तरीके से युद्ध विराम की गुंजाइश जो है अभी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जब S जयशंकर जो विदेश मंत्री है हमारे, उनकी तरफ से कहा जाता है कि 2 बार प्रधानमंत्री फ़ोन पर बातचीत करके इस युद्ध को रुकवा चुके हैं, या इसमें थोड़ा सा एक पॉज हमें देखने के लिए मिला बीते जब से ये जंग चल रही है 2.5 साल से। आपको लगता है कि इस पर एक अच्छा मंथन हुआ होगा कि 2 बार हम फ़ोन पर बात करके अपने स्टैंड को क्लियर कर सकते हैं? लेकिन आज जब खुद प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे तो एक तरफ रूस है जिसकी निगाहें प्रधानमंत्री पर होंगी, यूक्रेन की तो है ही, इसके अलावा दुनिया की निगाहें भी हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो युद्ध हो रहा है इसमें भारत की भूमिका क्या हो सकती है? निश्चित तौर से, लेकिन जब हमने पॉज लिया था, जो S जयशंकर ने कहा, वो हमारे हित में था। हमारे स्टेक लगे हुए थे, हमारे हजारों बच्चे ऑपरेशन गंगा से पहले वहाँ फंसे हुए थे, उन्हें निकालने के लिए वो पॉज करवाया गया था ताकि भारत का तिरंगा लगा रहे और बसें निकल के चली जाए। हालांकि ये बात हो रहा है कि पाकिस्तान के बच्चे भी भारत के तिरंगे के सहारे वहाँ से निकलने में कामयाब हुए थे, क्योंकि देखने में भारत और पाकिस्तान के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो लगभग एक जैसे नज़र आते हैं। लेकिन अभी की बात करें तो भारत का स्टेक नहीं है, और जब जेलेंस्की कहते हैं कि अगर इस वॉर से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है तो इंडिया को हुआ है, क्योंकि इंडिया को सस्ते में रशियन क्रूड ऑयल मिल गया, तो भारत को बहुत ज़्यादा स्टेक लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इससे पहले टर्की ने कोशिश कर ली, चाइना ने कोशिश कर ली, आप स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, उसमें पीस कॉन्फ्रेंस में सारे देशों को बुलाते हैं, लेकिन पुतिन को ही नहीं बुलाते हैं, तो पीस होगी कैसे? तो ऐसा नहीं है कि भारत वहाँ जाएगा तो कोई बड़ा फर्क आ सकता है। दरअसल जो मैंने आपको कहा था कि जो 2 महीने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि 2 महीनों में अगर बड़ी टेरिटरी यूक्रेन के पास चली जाती है तो यूक्रेन गिव एंड टेक सिचुएशन में होगा, आप लुहांस्क और डोनेट्स्क छोड़ दीजिए और हम आपको कुर्स छोड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये स्ट्रेटेजी रहेगी जेलेंस्की की, लेकिन आगे क्या रहने वाला है 2 महीने में कहीं कोई छोटा न्यूक्स तो नहीं छोड़ दिया जाएगा। तो फिलहाल जो आप सिनेरियो बता रहे हैं उससे आपको ये लगता है कि भारत रूस और यूक्रेन को एक साथ साध सकता है? क्योंकि आप ये भी ध्यान में रखना होगा यहाँ पे राहुल कि प्रधानमंत्री ने हमेशा कई मंचों से युद्ध का विरोध तो किया है, लेकिन पुतिन की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे हैं, रूस की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे हैं, उसकी सीधी निंदा कभी नहीं की है। बिल्कुल प्रधानमंत्री ने नहीं की है, और अब ये देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री पुतिन की निंदा करते हैं और या दोनों की निंदा कर देते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों ने एक दूसरे के देश पर अब हमला कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि रूस के अंदर लड़ाई नहीं हो रही, रूस के भी 2 लाख लोग हैं जो किसी और जगह पर जाके शरणार्थी बने हुए हैं। और जो डायलीमा है, जो सबसे बड़ा डायलीमा है, जो रशियन पूरी वॉर स्ट्रेटेजी का पैराडॉक्स है, वो ये है कि अगर यहाँ पर कीव के अंदर नेटो फोर्सेज आ जाती है तो जो 2 बार हार हुई है मॉस्को की, वो दोनों बार कीव के रास्ते हुई है। नेपोलियन बोनापार्ट गया तो ऐसे गए, जब ऑपरेशन बारबरोसा और सी लॉयन हुआ था तो अडोल्फ हिटलर के भी ऐसे गए थे। तो मॉस्को को बचाने के लिए कीव का न्यूट्रल रहना जरूरी है। क्या कीव न्यूट्रल रहने के लिए मानेगा? समय की थोड़ी सी कमी राहुल, लास्ट सवाल मेरा यही कि आगे आप इस युद्ध का क्या सिनेरियो देख रहे हैं और जो यात्रा भी हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, यात्रा का इम्पैक्ट ये रहेगा कि अगर दोनों देशों के बीच में हॉटलाइन हो जाए तो कम से कम भारत ये सुनिश्चित कर पाएगा कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाली है। ये अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनिश्चित कर देते हैं तो ये मानवता के लिहाज से सबसे बड़ी विजय होगी, पहला ये। और दूसरा, आपने दोनों देशों की बात की, इस दोनों देशों में 2 चीज़ें होंगी। पहला चीज़ ये होगी कि हो सकता है कि अभी और कुछ 100 किलोमीटर तक पुतिन यूक्रेन की फोर्सेस को आने दे और वही हाल करे जो 2022 में इरपिन बूचा हॉस्टोमेल में किया था कि अपने सप्लाई लाइन काट दी और अंदर वो फंस के रह गए। क्योंकि जब भी रशियन से पूछा जाता है कि हु इज़ योर बेस्ट जनरल, वो कहते हैं विंटर आर बेस्ट जनरल, यानी ठंड से बड़ा उनका कोई जनरल नहीं है, और ठंड जैसे ही आती है सारी सप्लाई लाइन कट जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि क्या
छोटे न्यूक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने न्यूक्लियर प्लांट को बचाने के लिए। अगर छोटे न्यूक्स का इस्तेमाल, टैक्टिकल न्यूक्स का इस्तेमाल किया गया तो हो सकता है ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट बन जाए। तो देखिए क्या असर हो सकता है इस यात्रा का, और रूस यूक्रेन के बीच में 2.5 साल से जो युद्ध चल रहा है उस पर इसका किस तरीके से गहरा असर देखने के लिए मिलेगा, यही आज हमने राहुल से समझा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये डिस्कशन पसंद आया होगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपके मन में इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।